नमस्कार जी, कैसे हैं सब लोग। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। धर्मशाला से स्पेशल बुलेटिन लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं और रोज की तरह हम लोग जो है कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप जानना चाहते होंगे कि ये सरकार जो है क्या सरकार में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजें आप जानना चाहते होंगे। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद रहेगी, लेकिन मेरा मानना है कि उसको आप थोड़ा वियर कर लेंगे। तो बहुत से लोग जुड़ गए हैं। यशपाल राव जी जुड़ गए हैं, कुमारी सोनू जी जुड़ गए हैं, राजेश गंगोत्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जी जुड़ाव के लिए। और तमाम दिन भर आज हमने सत्ता के गलियारों में गुजारा और वहां जो देखा उसकी आज चर्चा करेंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य के नए मुख्यमंत्री सियासत की नई इबारतें लिख रहे हैं। वो क्या नई इबारतें हैं, क्या नई परंपराएं वो डाल रहे हैं और क्या उनके दीर्घ परिणाम रहने वाले हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि कुलदीप पठानिया के स्पीकर बनने से कांगड़ा वाले क्यों खुश हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि आपको यह भी बताएंगे कि स्पीकर बनने से पहले सत्ता के गलियारे में क्या हुआ। जो भीतर की खबर है वो हमने आज अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी। नॉर्मली हमें सत्ता के गलियारों की जो छिपकलियां हैं वो ये सूचना देती हैं सुनकर और देखकर, लेकिन आज ये काम हमने खुद किया। जयराम को गुस्सा क्यों आता है इसकी भी चर्चा करेंगे। नॉर्मली उनको शांत माना जाता है और एक बात और लग रही है कि कैबिनेट का ढोल क्या अब लोढ़ी पर ही बचेगा, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सुखविंदर सिंह सुक्खू की। नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, एक आम परिवार से आए हैं, जाहिर है लाइमलाइट में वही है। लेकिन वो जो कुछ फैसले कर रहे हैं, वो जो कुछ चीजें कर रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसी परंपरा को जन्म दे रही हैं जो अब से पहले नहीं देखी गई। अभी अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शांता कुमार से मुलाकात करी। वो अचानक बिना किसी तय कार्यक्रम के पालमपुर गए, शांता कुमार से मिले। उसके बाद वो ब्रिज बिहारी लाल पटेल के पास भी गए। लेकिन शांता कुमार से मिलने की चर्चा इसलिए जरूरी है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विरोधी दल का कोई मुख्यमंत्री शांता कुमार से मिलने गया हो। ऐसा नहीं है कि शांता कुमार से मिल नहीं सकता कोई। वो उनका एक अपना स्टेचर है। केंद्र में काबीना मंत्री रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका एक अपना पॉलिटिकल स्टेचर है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा पहली बार हुआ कि कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री विशेष रूप से उनसे मिलने उनके घर गया हो। वीरभद्र सिंह के साथ उनकी दोस्तियों की चर्चा ताउम्र हमने भी सुनी, आपने भी सुनी होगी और आगे ये किताबों में भी जारी रहेगी कि किस तरह वीरभद्र सिंह शांता कुमार को सपोर्ट करते थे। लेकिन जिस तरह से सुक्खू ने एक नया जेस्चर दिया आज, वो अपने आप में कई नई परंपराओं की शुरुआत की ओर को इशारा करता है। उससे पहले सुबह की भी आपको चर्चा बता दूं। सुबह क्या हुआ कि सुखविंदर सुक्खू से मिलने पूर्व कांग्रेसी नेता, बीजेपी के पूर्व मंत्री, माफ कीजिए, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, बीजेपी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यानी गुलाब सिंह ठाकुर, बीजेपी के दिग्गज नेता जोगिंदर नगर वाले, वो मिलने आए थे। स्टाफ को लगा होगा कि कांग्रेस के नेता हैं, सामान्य ढंग से उन्होंने लिया और थोड़ा सा समय हो गया वहां को मुलाकात में, थोड़े लेट हो गए 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन उसके बाद जब सुखविंदर सुक्खू को यह पता चला कि इनको 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ा मुझसे मिलने के लिए, तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाकर सरेआम डांट पिलाई। ये एक और जेस्चर था। उन्होंने कहा कि गुलाब सिंह ठाकुर बिना किसी पार्टी की चर्चा के इस प्रदेश के एक स्थापित नेता रहे हैं और अगर आप ऐसे नेताओं को वेट करवाएंगे तो मैं सोच सकता हूं कि आम आदमी को मुझसे मिलने में कितनी परेशानियां आपके चलते आएंगी। इसलिए उन्होंने स्टाफ को ताकीद करी कि भविष्य में ऐसा ना हो। ये कुछ ऐसे जेस्चर हैं जो सुखविंदर सुक्खू दे रहे हैं। एक और जेस्चर उन्होंने दिया। पहला दिन था, उन्होंने पिछले कल ही इन सूचनाओं के बाद बहुत सूचनाएं थी बीजेपी के लोगों की, ये करेंगे, वो करेंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे और वो विधानसभा का जब सेशन आएगा तो उसमें ये करेंगे, वो करेंगे। विधायक दल की बैठक में सुखविंदर सुक्खू ने पिछले कल ही कांग्रेस के लोगों को यह ताकीद कर दी थी कि कोई भी अग्रेशन नहीं रखेगा, बीजेपी को जो करना करें, हम लोग शांति से करेंगे। आज सदन में देखने को मिला। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, खासतौर से पहले पहले सेशनों में सत्ता की खुमारी होती है, हम सत्ता में आ गए हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सामने वाले को मानते नहीं है। लेकिन जिस शालीनता का परिचय उन्होंने खुद दिया और अपने विधायकों को साफ तौर पर वो संकेत देते हुए भी दिखे सदन में कि कोई प्रत्युत्तर में ऐसी बात नहीं करेगा जिससे विवाद बढ़े, वो भी अपने आप में एक नई परंपरा थी।
बाकी डीनोटिफिकेशन की परंपराएं तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से डीनोटिफाई दफ्तर हो रहे हैं, वो भी है। हालांकि उस परंपरा को लेकर आज जयराम ठाकुर को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको कहीं डीनोटिफिकेशन करनी ही है तो आप पहले उसका रिव्यू कर लीजिए। आप कैबिनेट बनाइए, कैबिनेट में तमाम डिसीजंस को ले जाएं और फिर उसका रिव्यू करें। लेकिन ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि अभी आपकी कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है और आपने तमाम जो हमने ऑफिस खोले थे उनको आपने डीनोटिफाई कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि आमतौर पर 6 महीने की डिसीजन को कैबिनेट रिव्यू करती है और उसके बाद जो जरूरी रहता है उसको लागू किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम आए थे सत्ता में, हमने भी कांग्रेस के 6 महीने के कार्यकाल के डिसीजन को रिव्यू किया था और उसके बाद 2-3 जगह के कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के बाकी तमाम दफ्तरों को हमने कंटिन्यू किया था। लेकिन आपने जिस तरह से अप्रैल के बाद के कर दिए तो पूरे का पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा खत्म कर दिया और एक तरह से आपने जो सरकार 5 साल के लिए चुनी गई थी उसका कार्यकाल 4 कर दिया। बेचारे जयराम जी की दिक्कत ये भी है कि उसमें वैसे भी 2 साल उनको कोविड में चले गए। तो आज जयराम गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि आप परंपराओं की, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैंडेट को भी आप नहीं मान रहे, क्योंकि सरकार को मैंडेट पिछली को मिला था 5 साल के लिए, आप उसको काटने की कोशिश करें 4 साल के लिए। ऐसा मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आपको कोई डीनोटिफाई करना भी है ऑफिस तो आप बकायदा पहले उस पर रिव्यू कर लीजिए। मुझे लगता है कि ये पॉइंट उनका वैलिड था, क्योंकि हो क्या रहा है, गलती कहां हो रही है, ये सारा जो क्योस है क्यों फैला। सरकार ने कहा हम अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है टिल इलेक्शन डिक्लेरेशन जो था, कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तब तक के डिसीजन को रिव्यू करेंगे। आगे अफसर आए, सरकार जब बदलती है, निजाम बदलता है तो बड़े चालाक अफसर आगे आ जाते हैं अपनी अपनी गोटियां फिट करने के लिए। उन अफसरों ने एक मुश्त ये डीनोटिफिकेशन का काम शुरू कर दिया, जबकि ढंग के अफसर होते तो यही सलाह देते कि जनाब ये मामला है, आप बताइए, इसको रिव्यू करिए और उसके बाद देखते हैं। लेकिन उनको तो नंबर बनाने हैं सुक्खू के आगे, इसलिए उन्होंने धड़ाधड़ी काम शुरू कर दिया। और स्थिति यहां की कि मुख्यमंत्री की अपने ही क्षेत्र के भी कुछ चुनाव जो है, कुछ जो नए कार्यालय खुले थे वो डीनोटिफाई हो, चाहे जल शक्ति विभाग का हो, चाहे हथोल में पटवार सर्कल हो, डीनोटिफिकेशन वहां भी हुई, डीनोटिफाई वहां भी हुए हैं ऑफिस। तो ये इस चीज को लेकर मुझे लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है, जो अब मुख्यमंत्री की भी समझ में आ गई होगी। उन्होंने इसलिए कहा कि हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि जहां फिजिबिलिटी बनती होगी जिस दफ्तर की, हम उसको खोलेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि आपने जो है 3000 करोड़ के खर्चे वाले दफ्तर इस तरह से खोल दिए और जाते जाते आपने जो है थोक में जो है दफ्तर खोले और कई जगह तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कागजों में ही खोले। अब कितना सही है कितना नहीं, कल पता लगेगा। राज्यपाल के भाषण में देखना होगा क्या नहीं कहता है। उन्होंने ये भी चैलेंज दिया है मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कि आप तथ्यों से बताइए, अभिभाषण के दौरान अपनी बात रखिए और बताइए कि कहाँ आपने संस्थान खोला था, उसमें अब कितने स्टाफ का प्रावधान किया, और अगर होगा तो हम उसको डीनोटिफाई नहीं करेंगे। मुझे लगता है एक अच्छी संकेत दे दिया उन्होंने और स्वस्थ बहस की ओर को चला गया। खैर, आज का जो दिलचस्प वाकया था वो ये देखना था कि स्पीकर कौन बनता है। अंततोगत्वा चंबा के कुलदीप पठानिया स्पीकर बन रहे हैं। कल उनका चुनाव हो जाएगा, आज नामांकन हो गया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, एन मौके पे कुलदीप पठानिया ने लास्ट ट्राई करी कि मुझे स्पीकर नहीं बनना है। सुक्खू कल कह चुके थे कि हाईकमान जिसका नाम भेजेगा दिल्ली से होके करके उसको बनना होगा। लेकिन फिर भी आखिरी पैंतरा उन्होंने फेंका। कुलदीप कुमार ने यह कहा सीएम को कि चंद्र कुमार जहां बैठे हुए हैं अभी अंदर वो दिला रहे थे, मुख्यमंत्री कुलदीप पठानिया, हर्षवर्धन चौहान ये उठ के बाहर आए। और तब जब ये चर्चा हुई कि आपको नामांकन भरना है, क्योंकि नामांकन भरने का टाइम जो था वो 12 बजे के आसपास का था, तो उनको लगा कि ये सारी चीज निपटा लें, तो उन्होंने आखिरी कोशिश करी कि मुझे नहीं बनना, जहां चंद्र कुमार बैठे वहीं उनको रहने दीजिए, मुझे मंत्री बना दीजिए। ऐसे में मुख्यमंत्री मैंने पहली बार देखा कि वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आपको बनना है तो बनिए, अन्यथा कोई और बनेगा, लेकिन फिर आप नहीं बनेंगे। जब उन्होंने ये शब्द कहा कि आप नहीं बनेंगे तो उसका गहरा अर्थ कुलदीप पठानिया समझ गए। यानी उनको लगा कि फिर अब मंत्रिमंडल में भी स्थान नहीं मिलेगा, और इस तरह से चंबा को स्पीकर मिल गया। अब चंबा को स्पीकर मिला तो खुशी कांगड़ा के लोगों में दौड़ रही थी। क्यों? वजह यह है कि जो कैबिनेट बर्थ चंबा को जाना था अब वो कांगड़ा के हिस्से आ जाएगा। अब ये माना जा रहा है कि कांगड़ा में पहले 2 मंत्री बने थे, अब 3 भी बन सकते हैं, या 3+1 डिप्टी स्पीकर भी हो सकता है। अब वो कौन होगा कौन नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि कांगड़ा को जो बड़ा जिला है उस लिहाज से प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलेगा, यानी एक बर्थ जो है अब सेफ हो गई है। अभी देखिए स्पीकर बन गया, अभी डिप्टी स्पीकर भी बनेगा। अगर उसको भी कांगड़ा से बनाते हैं
तो इसके बावजूद कैबिनेट की 10 बर्थ आपके पास जो बची हैं वो बची हुई हैं। उसमें से अगर आप 2 या 3 भी कांगड़ा को दे देते हैं तो आपके पास 7 बचती हैं। 7 में से आप 4 या 3 मैक्सिमम जो है शिमला को दे देते हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र को, तो फिर उसके बाद आपके पास 4 बच जाती हैं। उसमें से आप फिर मंडी में भी दे सकते हैं, तो एक आध कोई हमीरपुर में देनी होगी, तो एक तो है ही हमीरपुर में राजेश धर्मानी की, एक आध कोई एक्स्ट्रा भी देनी है तो वो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी चीजें ईज आउट हो गई हैं। और कांगड़ा के जिन नेताओं की सांसें सूख गई थी, जो बड़ी बड़ी मालाएं पहना रहे थे लुभाने के लिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरी माला उसकी माला से छोटी रह जाए और मैं रह जाऊं, मेरी बस छूट जाए, उनको भी थोड़ी राहत मिली होगी। लेकिन ये फौरी राहत भी हो सकती है, क्योंकि इतना तय है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू वही करेंगे जो उनकी इच्छा होगी। हाईकमान ने उनको फ्री हैंड दिया है और यही वजह है कि सुक्खू मन की ही कर रहे हैं। हाईकमान से उनकी चर्चा शायद मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूं, एक ही बार हो चुकी है। बार बार जो हम ये खबरें आती है ना कि वहां दिल्ली गए, चर्चा करेंगे, वो कोई चर्चा नहीं है। वो लिस्ट ओके करवा के आए हैं और चीजों को उसी ढंग से खेल रहे हैं। थोड़ा सा सदन में कांग्रेस आज असहज जरूर दिखी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि बीजेपी विपक्ष में ज्यादा सहज होती है। उनको विपक्ष का लंबा अनुभव है, इसलिए वो पहले ही दिन से अग्रेसिव हो गया। हालांकि शपथ लेने से ही पहले जिस तरह से वो अग्रेसिव हुए, वो भी थोड़ा ओवर रिएक्ट उसको कह सकते हैं कि कर गई बीजेपी। लेकिन आने वाले दिनों में ये आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी का बेंच स्ट्रांग है और कई मामलों में कांग्रेस पर भारी पड़ता हुआ दिखेगा। कैबिनेट के गठन के बाद शायद स्थितियां बदल जाएं, क्योंकि जब कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं तो फिर वो उस लिहाज से बेंच आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी बेंच पे सिर्फ 2 ही लोग हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। बाकी लोग तोल मोल के बोल रहे हैं। उनको लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि हम विपक्ष के खिलाफ कुछ ज्यादा अग्रेसिव हो जाएं, मुख्यमंत्री को वो भी बुरा लगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ज्यादा अग्रेशन हमको नहीं चाहिए, हमको तो काम करना है। तो वो सारे अभी कैलकुलेशन में है। लेकिन वो कैलकुलेशन जो मंत्रिमंडल की है, मुझे लगता है कि अब उनका जो मंत्रिमंडल वाला धोल है वो लोहड़ी के आसपास ही बचेगा। ये थोड़ा और लेट हो जाएगा। अब ये लेट होगा तो बाकी चीजें भी लेट होंगी, ओपीएस है, बाकी चीजें ये भी लेट होंगी। तो इसलिए अभी देखिए क्या क्या बनता है, क्या नहीं बनता है। लेकिन दिलचस्प रहा पहला दिन। कल गवर्नर का चुनाव होगा, डिप्टी स्पीकर का चुनाव अब नहीं होगा, क्योंकि अगर होना होता तो फिर नॉमिनेशन आज ही हो जाता। वो चुनाव नहीं होगा। लेकिन गवर्नर का जो है कल एड्रेस है, माफ कीजिएगा, स्पीकर का चुनाव है और गवर्नर का एड्रेस है कल। तो गवर्नर के एड्रेस में बीजेपी क्या करती है देखना होगा, क्योंकि जो ऑफिस डी नोटिफाई हुए हैं 550 के आसपास, उसको लेकर वो अपीनाम दिखती है, वो गुस्से में दिखती है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि उसमें से सिर्फ 90-95 के लिए ही बजट का प्रावधान था, बाकियों के लिए था नहीं। तो फिर जाहिर है कि अगर 573 के आसपास जो अब तक ऑफिस डी नोटिफाई हुए हैं, तो 473 का क्या करेंगे, तो वो भी अपने आप में एक विषय है। उस पर देखते हैं कितनी बहस होती है, कितनी नहीं होती है। ये देखना भी रुचिकर होगा कि बीजेपी अपने ही गवर्नर, अपने बोले तो उनकी ही पार्टी से संबंधित है, तो उनके अभिभाषण के दौरान क्या कोई वो इस तरह से कोई हो हल्ला करती है या चुपचाप सुनती है, या किस तरह से करती है, या फिर एक सेंसिटिव जैसा वॉकआउट करती है, जैसे कि आज भी हुआ। तो आज सेंसिटिव नहीं था, आज तो ठीक ठाक पहले नारेबाजी हुई और ऐसा भी इशू आया कि गैलरी में बैठे लोग ताली क्यों बजा रहे हैं। अब गैलरी में बैठे हुए लोगों ने अगर ताली बजाई तो जाहिर है सत्ता पक्ष के इसमें कोई कसूर नहीं है। ये मुझे लगता है कि विशुद्ध रूप से जो विधानसभा का स्टाफ था उसकी गलती थी। उसको समझाना चाहिए गैलरी में आने वाले हर व्यक्ति को कि भैया यहाँ के ये नियम है और आपको इनकी पालना करनी होगी। लेकिन वो नहीं समझा पाए, तो ये उनकी कमी है, ये उनकी प्रॉब्लम थी। लेकिन ये कमी भी जो है बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर फेंकी कि आप यहाँ ओपन रैली जैसे कर रहे हैं, विधानसभा का अपना सिस्टम है। मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी जो कमी रही वो रही विधानसभा के स्टाफ की। एक तो उन्होंने ज्यादा लोग गैलरी में भर दिए, दूसरा किसी को ये नहीं समझाया गया क्या नहीं करना चाहिए। और स्पीकर जो थे, प्रोटेम स्पीकर जो अल्पकालीन या अस्थायी अध्यक्ष हैं, वो भी थोड़े पजल हो गए जब तक मामले को समझते। अदरवाइज जो नीचे से भी अपने सीट से भी वो ये घोषणा कर देते कि ऊपर जो लोग बैठे हैं भैया, जब पहली बार हल्की सी ताली बजी थी, ये पहली बजी मेरे ख्याल देवेंद्र भुट्टो की ओथ के टाइम पे बजी कुछ ताली है, उसी टाइम पे टोक देते। लेकिन स्टाफ भी मजे में रहा विधानसभा का और स्पीकर साहब के ध्यान में नहीं आया। और जब बड़ी पैमाने पर तालियां बजी जब मुख्यमंत्री के बयान के बाद, तो फिर जाहिर है कि विपक्ष को गुस्सा आना ही था। विपक्ष तो पहले गुस्सा हुआ था और अलग अलग रंग भी दिखे आज विपक्ष के, एक दूसरे को जफियां मारते हुए दिखे। ऐसा नहीं है कुछ भी, वैचारिक मतभेद अपनी जगह होते हैं और व्यक्तिगत रिलेशन अपनी जगह होते हैं। और सदन के बाहर भी और अंदर भी गहमा गहमी रही। मैक्सिमम विधायक नए जो आए हैं, उनके परिवार भी आए थे यहाँ देखने के लिए विधायक के तौर पर। और तो ये एक इसका भी एक अपना चार्म रहता है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने
मैं उसको ओवर रिएक्ट शब्द कह दूंगा। मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि अभी समय है, पहला दिन है, ओथ भी नहीं हुई थी अपनी, जबकि हल्ला शुरू हो गया। मुद्दा है आपके पास, मुद्दा कोई डाई नहीं हो जाता। 10 मिनट अगर आप रुक लेते, 20 मिनट रुक लेते, 50 मिनट रुक लेते, या एक दिन ही रुक लेते, तो मुद्दा मरता नहीं है। तो जल्दबाजी भी है मुद्दे उठाने की। अब ये हार का गम भी हो सकता है, उसको जाया करने का भी होता है, अंदर अंदर कुछ ना कुछ लावा रहता है, घुटता रहता है, तो उसको जो है वो दिक्कत इस तरह से आ जाती है। अब लेकिन उनकी एग्रेशन इतना तो बताती है कि आने वाला जो वक्त है वो बड़ा दिलचस्प होगा, खासतौर से जो अगला सेशन होगा बजट सेशन में, वो काफ़ी दिलचस्प होगा और वहाँ काफ़ी हंगामा भी हो सकता है। लेकिन तब तक तो फिर कांग्रेस का बेंच भी जो है वो फॉर्म हो चुका होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए, जुड़ते रहेंगे और अंदर की कुछ खबरें भी देखते रहेंगे और आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।